मेरे शौहर को छोटी से छोटी बात पर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाया करता था, पर उनको अपना गुस्सा काबू करना नहीं आता था। अचानक ही वो किसी भी मामूली सी बात पर गुस्से में आ जाते और सारे घर का सामान उठाकर फेंकने लगते। कई दफा मैंने उन्हें मोहब्बत से समझाया था कि इतना गुस्सा ठीक नहीं होता, लेकिन वो तो किसी सूरत समझ ही नहीं पाते थे। वो ना चाहते हुए भी मुझ पर गुस्सा हो जाया करते। हमारी शादी को 1 साल का अरसा ही गुजरा था और इस 1 साल में मैंने उनके गुस्से की इंतहा को देख लिया था, लेकिन मुझे हरगिज़ अंदाजा नहीं था कि एक दिन वो गुस्से में हर हद पार कर जाएंगे और हमारे रिश्ते को ही निशाना बना बैठेंगे। एक मामूली सी बात को लेकर मेरे शौहर ने मुझसे अपना हर ताल्लुक खत्म कर लिया था, लेकिन जैसे ही कुछ घंटों के बाद उनका गुस्सा ठंडा हुआ तो वो मेरे कदमों में गिर गए और माफिया मांगने लगे। मैं और वाजिद एक ही मोहल्ले में रहते थे और मैं स्कूल आते जाते वाजिद को देखा करती थी और मुझे वाजिद से मोहब्बत हो गई थी। जब वाजिद ने मेरे लिए रिश्ता भेजा तो मेरे घर वालों ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वाजिद का गुस्सा सारे जहां में ही बहुत मशहूर था। वाजिद हमेशा ही गुस्से में अपना आपा खो बैठता था। गुस्से में आकर मोहल्ले में मार पिटाई और लड़ाई झगड़े उनके लिए मामूल की बात थी। और जब मुझे अंदाजा हुआ कि मेरे घर वाले किसी भी तरह मुझे वाजिद के साथ रुखसत नहीं करेंगे तो मैंने वाजिद से चुपके चुपके मुलाकातें शुरू कर दी। वाजिद ने इन मुलाकातों में मुझे यकीन दिलाया था कि वो मुझ पर कभी गुस्सा नहीं कर सकते, क्योंकि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और उनकी वजह से मुझे कोई तकलीफ ना होगी। मैं उस वक्त जवानी की दहलीज पर थी और जज्बात की सीढ़ियां चढ़ रही थी। हर मुलाकात पर जब वाजिद मुझे हाथ लगाते और मोहब्बत से मुझे चूमते तो मैं अंदर तक सरशार हो जाती। और वाजिद ने मुझे अपने लिए इतना बेताब कर दिया था कि मेरे पास अब उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था कि मैं अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर वाजिद से शादी कर लूं। मैं किसी भी तरह वाजिद और अपना मन चाहती थी। चुपके चुपके होने वाली मुलाकातों ने हमारे दिल में जज्बात का ऐसा तूफान पैदा कर दिया था जिसे रोकना या बर्दाश्त करना हमारे बस में नहीं था। कभी कभी हमारी मुलाकात हद से ज्यादा तजावुज कर जाती और मैं सब कुछ भूलकर वाजिद की हो जाती। वाजिद ने अपने एक दोस्त का घर हमारी मुलाकात के लिए तय कर रखा था, जहाँ उसका दोस्त अकेले रहा करता था। मैं और वाजिद वहाँ मिलते और अपनी प्यास को बुझाने की कोशिश करते, लेकिन जल्द ही हमारी मुलाकात के लम्हे खत्म हो जाते और हम दोनों सैर भी ना हो पाती। कभी कभी वाजिद मुझसे बहुत ज्यादा खुले अल्फाज में अपने जज्बात का इजहार करके कहते कि वो अब मेरे बगैर अपने बिस्तर पर बहुत बेचैनी महसूस करते हैं और अब वो किसी भी तरह मेरे साथ रातें गुजारना चाहते हैं, और अगर मैं उनकी ना हुई तो वो कोई भी गलत कदम उठा लेंगे। मैं वाजिद के इस जुनून को अपने लिए मोहब्बत समझती रही और मुझे अंदाजा ही ना हुआ कि ये जुनून तो उनकी फितरत का हिस्सा है। मैं उनके मोहब्बत भरे जज्बात से इस कदर मुतासिर हो गई थी कि मैंने अपना घर बार छोड़कर 18 साल की उम्र में उनके साथ भागकर शादी कर ली थी और हम दोनों वो मोहल्ला छोड़कर दूर चले आए थे। वाजिद के घर में सिर्फ उनकी बूढ़ी माँ और उनका भांजा रह गया था, क्योंकि उनकी बहन और बहनोई का बहुत पहले इंतकाल हो गया था। फिर कुछ अरसे बाद हमें इत्तला मिली कि वाजिद की माँ भी चल बसी है, तो वाजिद अपने भांजे को हमारे घर ले आए। जब मैं अपना घर छोड़कर वाजिद के साथ फरार हुई तो मेरी आंखों में बहुत से सपने थे और इस शादी को लेकर बहुत ज्यादा अरमान थे। हमने एक किराए का घर ले लिया था। वाजिद की नौकरी बहुत अच्छी थी, इसीलिए हमें पैसों का कोई मसला नहीं था। वाजिद उम्र में मुझसे 12 साल बड़े थे और शादी के वक्त उनकी उम्र 30 साल थी। उनके गुस्से की वजह से कोई भी अपनी बेटी को उनसे ब्याना नहीं चाहता था, और जब मैं उन्हें मैसर आई तो उन्होंने न सिर्फ मेरे साथ गुजारा करके मुझे लेकर फरार हो गई। शादी की रात मुझे उनके जुनून का सही तरह से अंदाजा हो गया, जब वो 2 घंटे तक मुझे मुस्तकिल मोहब्बत देने के बावजूद भी पीछे नहीं हटे और ना उनकी प्यास बुझी। मैं बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए मैंने वाजिद से कहा कि मैं अब थक गई हूँ और मैं सोना चाहती हूँ, लेकिन वो जुनून की इंतहा पर पहुंच चुके थे। वो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। मैं पूरी रात वाजिद की जबरदस्ती को बर्दाश्त करती रही, लेकिन मैं उसे तब भी उनकी मोहब्बत ही समझ रही थी। वाजिद ने जो मुझ पर गुस्सा ना करने की बातें की थी वो सब भी महज बातें ही रह गई थी। वक्त के साथ साथ उनका गुस्सा फिर उन पर गालिब आ गया था और वो मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने के अलावा मुझ पर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी करते और कभी कभार तो मारपीट पर भी उतर आते। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त करने पर मजबूर हो चुकी थी, क्योंकि मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जिस दिन वाजिद मुझसे मोहब्बत करते उस दिन इस कदर मोहब्बत करते कि मैं उनकी पिछली तमाम बातों को और तशद्दुद को भूल जाती और एक दफा फिर उनकी मोहब्बत में दीवानी होने लगती। जिंदगी इसी तरह नशेबो फराज पर थी कि जब हमें पता चला कि वाजिद की माँ का इंतकाल हो गया है और वाजिद का यतीम भांजा अकेला रह गया है। वाजिद खुद जाकर अपने भांजे शायान को हमारे ही घर ले आए। उस वक्त वो एक 12 साल का बच्चा था। शायान बिल्कुल मेरे छोटे भाई के जैसा था, इसीलिए मैंने उसे देखते ही फौरन अपने सीने से लगा लिया था और उसे बहुत ज्यादा मोहब्बत देने लगी थी। मैं हर वक्त उसका ख्याल रखती और उसके साथ साथ रहती थी। शायान को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी मैंने ली थी, क्योंकि मेरे पास घर के कुछ ही थोड़े बहुत काम हुआ करते थे और बाकी वक्त मैं फारिग रहा करती थी। शायान के घर आने से मेरा दिल लग गया था और मुझे वाजिद के गुस्से से भी निजात हासिल होने लगी थी, क्योंकि शायान की मौजूदगी में वाजिद मुझे मारपीट नहीं करते थे। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना अभी भी उनका मामूल था। शायान भी बचपन से वाजिद के इस रवैये से वाकिफ था, इसीलिए ये बात उसके लिए भी नई नहीं थी।
अक्सर ही वाजिद की गैर मौजूदगी में वो मजाक मजाक में वाजिद को बुरा भला कह देता और मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठती। वो मुझे कहता कि अनम आप ही मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मामू आपके साथ इस तरह का रवैया रखते हैं जबकि आप इतनी अच्छी हैं। मैं मुस्कुराकर शयान की बात को टाल जाती, लेकिन सच तो ये था कि मुझसे भी वाजिद का ऐसा सलूक का बर्दाश्त नहीं होता था। मोहब्बत के जो हसीन सपने सजाए मैं वाजिद के साथ आई थी, वाजिद ने एक एक करके उन तमाम सपनों को तोड़ दिया था। कई दफा मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने घर वापस लौट जाऊं, लेकिन फिर इतनी हिम्मत ना हुई कि दोबारा अपने माँ बाप के सामना करती। एक दिन वाजिद दफ्तर से बहुत गुस्से में घर लौटे थे और इत्तेफाक से मुझे खाना पकाने में देर हो गई थी क्योंकि आज सुबह से ही इलाके में गैस की बंदिश थी। वाजिद ने मेरी बात सुने बिना ही गुस्से में सारे घर का सामान फेंकना शुरू कर दिया और जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की और बताना चाहा कि सुबह से गैस नहीं थी तो मेरी बात सुने बगैर ही उन्होंने मुझे तलाक दे दी। मैं अपनी जगह हक्का बक्का खड़ी रह गई थी और वाजिद को उस वक्त भी बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो मुझ पर कैसी क़यामत ढा गए हैं। हमेशा की तरह कुछ ही घंटों में उनका गुस्सा भी बिल्कुल ठंडा हो गया तो उन्हें एहसास हुआ कि वो हम दोनों के साथ कैसा जुल्म कर चुके हैं। वो मेरे कदमों में बैठकर जोर जोर से रोने लगे और यही कहते रहे कि उन्होंने जो कुछ कहा वो गुस्से में कहा था और इसका कोई मतलब नहीं था। मैं इस बात को किसी सूरत नहीं मान सकती थी। मेरे नजदीक तलाक हो चुकी थी। जब वाजिद ने देखा कि मैं उनके साथ अब किसी भी तरह रहने को राजी नहीं हूँ तो उन्होंने एक दरमियानी रास्ता निकाला और कहने लगे कि मैं इस घर में रहकर अपनी इद्दत के दिन गुजार लूं और फिर शयान से शादी करके दोबारा उनके निकाह में चली आऊं। वाजिद की बात सुनकर मेरी जान निकल गई कि वो अपनी गर्ज की खातिर अपने 13 साल बांझे से मेरा निकाह करवाना चाहते हैं। वाजिद ने कहा कि एक यही रास्ता है जिसके जरिए हम दोनों दोबारा एक हो सकते हैं। मेरे पास वाजिद की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं इस घर में रहकर इद्दत पूरी करने लगी। फिलहाल हमने ये बात शयान से छुपाई थी। मैं रात को स्टोर रूम में चली जाती और रात वहीं गुजारती। दिन भर तो वाजिद घर पर मौजूद ही ना होते थे। शुरू में तो शयान बहुत हैरान हुआ कि मैं स्टोर रूम में क्यों सोने लगी हूँ, लेकिन फिर मैंने ये कहकर बात खत्म कर दी कि उसके मामू से मैं नाराज हूँ और वो मुझे अभी अपने कमरे में नहीं रखना चाहते। दिन बहुत तेजी से पर लगाकर उड़ रहे थे और वाजिद से मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कई दफा उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की लेकिन मैं हमेशा मुंह फेर लेती। इस वक्त वो एक नामहरम के सिवा और कुछ नहीं थे। शयान ने भी इंटरनेट के जरिए कोई नौकरी ढूंढ ली थी और वो पढ़ाई के साथ फारिग वक्त में इंटरनेट पर ही कोई काम करने में मसरूफ था। मैं जब भी उससे पूछती कि उसे इस वक्त काम करने की क्या जरूरत पेश आ गई तो वो मुस्कुरा कर कहता कि वो हमेशा तो मेरे और मामू के सहारे जिंदगी नहीं गुजार सकता है और वो जल्द ही जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। मुझे शयान को देखकर बहुत खुशी होती। वो एक सुलझा हुआ समझदार बच्चा था। जिस दिन मेरी इद्दत खत्म हुई उस दिन वाजिद ने शयान को बिठाकर बहुत प्यार मोहब्बत से सारी बात बताई, जिसे सुनकर शयान सख्ते में आ गया। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वाजिद ने मुझे तलाक दी है, लेकिन फिर उसे समझ आ गई कि मैं इतने अरसे से स्टोर रूम में रातें क्यों गुजार रही हूँ। और जब वाजिद ने शयान को ये बताया कि वो उससे क्या चाहते हैं तो शयान बिल्कुल ही हक्का बक्का रह गया और कहने लगा कि ये कैसे मुमकिन है कि मैं अपनी मामी से निकाह कर लूं। वाजिद ने कहा कि हलाला करने का एक ही रास्ता है कि तुम अनम को एक रात अपने निकाह में रख लो, फिर भले तुम उसे अगले ही दिन छोड़ देना। ये बात हम तीनों के अलावा और किसी को मालूम ना होगी और यूं हमारा भरम रह जाएगा और एक दफा फिर अनम मेरे निकाह में आ जाएगी। शयान ने एक निगाह मुझ पर डाली जो उन दोनों की गुफ्तगू के दरमियान खामोश बैठी आंसू बहा रही थी। शयान को मालूम था कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है और मैं एक बेआसरा औरत हूँ। अगर शयान इस निकाह के लिए राजी ना हुआ तो मैं दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाऊंगी। थोड़ी देर सोचने के बाद शयान ने हामी भर ली और वाजिद ने उसी रोज काजी को बुलाकर खामोशी से घर में हमारा निकाह करवा दिया। जिस तरह हम दोनों की तलाक की खबर किसी को ना हुई थी, वैसे ही मेरे और शयान के निकाह से मुतल्लिक हमने किसी को इतला नहीं दी थी। यूं भी हम तीनों का हमारे अलावा और कोई नहीं था। मेरे और शयान के निकाह के बाद वाजिद ये कहकर घर से चले गए कि वो सुबह में वापस आएंगे और उनके आने से पहले शयान मुझे तलाक दे देगा। मैं थकी हारी सी स्टोर रूम में बैठी थी जब शयान मेरे पास चला आया और कहने लगा कि आप मेरे कमरे में चलकर आराम से सो जाएं। पहले तो मैं शयान को मना करती रही, लेकिन जब वो ना माना तो मैं उसके साथ उसके कमरे में चली गई और आंखें बंद करके सोने के लिए लेट गई। अभी मुझे लेटे थोड़ी ही देर गुजरी थी जब मुझे अपने ऊपर किसी के हाथ का एहसास हुआ। यकीनन वो शयान ही था। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा तो वो मेरे साथ ही लेटा हुआ था। अक्सर ही मैं और शयान एक साथ लेटकर बातें करते थे, लेकिन आज हम दोनों का रिश्ता बदल चुका था, इसीलिए मैंने उसके साथ ही इस बिस्तर पर लेटकर बहुत अजीब महसूस कर रही थी। शयान धीरे धीरे मेरे जिस्म पर उंगलियां चलाने लगा तो मैं घबरा गई और उठ बैठी, लेकिन शयान ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे दोबारा अपने बराबर में लटा लिया और आहिस्ता से करीब हो गया। उसकी गरम गरम सांसें मुझे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी और मेरी सांसें रुकने लगी थी। शयान धीमी सी आवाज में मेरे कान में कह रहा था कि आप क्या चाहती हैं, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ। उस वक्त मुझे शयान 13 साल का बच्चा नहीं बल्कि एक भरपूर मर्द महसूस हो रहा था। शयान का कद काठ बहुत अच्छा था और वो अपनी उम्र से बड़ा दिखाई देता था और माँ बाप की गैर मौजूदगी ने उसे वक्त से पहले ही बहुत एहसास और संजीदा भी कर दिया था।
शायान के सवाल पर मैंने उसकी आंखों में देखा तो वो कहने लगा, क्या आप चाहती हैं कि मैं सुबह उठते ही आपको तलाक दे दूं? ना जाने क्यों शायान की बातों पर मेरी आंखें भीगने लगी थी। मैंने कोई जवाब ना दिया था। शायान ने मुझे अपने गले से लगा लिया और धीरे धीरे मेरी आंखों को चूमने लगा। उसके दोनों हाथ मेरे जिस्म पर रेंग रहे थे और मैं अपना आप खोती जा रही थी। मेरे और शायान के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता दूरियां मिटती चली गईं और मैं उसके साथ ताल्लुक कायम कर बैठी। मुझे हरगिज भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि मैं एक 13 साल के बच्चे के साथ हूँ। शायान एक भरपूर मर्द था जिसने मेरे जज्बात को ऐसे तस्कीन पहुंचाई थी जो कभी वाजिद भी ना दे सके थे। वाजिद उम्र में भी मुझसे बहुत ज्यादा बड़े थे, इसलिए शायद उनके साथ ताल्लुक कायम करके मुझे ऐसे खुशी महसूस ना हुई थी जैसे आज की रात शायान के साथ हुई थी। जैसे ही सुबह सूरज की रोशनी फैली तो मैं शायान से नजरें चुराकर उसके कमरे से निकलने लगी। शायान ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया और कहने लगा कि उसने मेरा हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामा है, बल्कि वो जिंदगी भर मेरा साथ निभाना चाहता है। शायान की बात ने मुझे चुंका कर रख दिया था। वो कह रहा था कि वो वाजिद की तरह खुदगर्ज नहीं है और मेरे जज्बात का तमाशा नहीं लगाना चाहता। शायान कह रहा था कि जिस तरह वाजिद ने गुस्से में मुझे तलाक दी है वो दोबारा भी यही सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनका अपने गुस्से पर कोई काबू नहीं है। दरअसल वो एक ज़हनी मरीज है। शायान कहने लगा कि वो मेरा साथ पाकर बहुत खुश है और मैं उसे हर लिहाज से बहुत अच्छी लगती हूँ, इसीलिए वो मुझे छोड़ना नहीं चाहता है। अपनी बात पूरी करके वो मेरी आंखों में झांकने लगा। उसे मेरे जवाब का इंतजार था। इससे पहले कि मैं उसे कोई जवाब देती, वाजिद घर वापस लौट आए थे और आते ही उन्होंने हम दोनों को एक साथ देकर पहला सवाल यही किया था कि शायान ने मुझे तलाक दी है या नहीं। मैंने वाजिद की तरफ एक सर्द निगाह डाली और वाजिद से कहा कि मैं शायान से तलाक नहीं ले सकती। मैं और शायान एक अज़दवाजी जिंदगी गुजारना चाहते हैं और हम दोनों कल रात एक दूसरे को मुकम्मल कर दिया है और अब हम एक साथ खुश भी हैं। मेरी बात सुनकर वाजिद शायान की तरफ बढ़े। इससे पहले कि वो शायान को मारते, मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया कि मैं पुलिस में उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। शायान के साथ ने मुझे मजबूत बना दिया था। भले ही वो 13 साल का था, लेकिन अब वो मेरा शोहर था। मैंने वाजिद को आईना दिखा दिया और शायान के साथ उस घर को छोड़ दिया। वाजिद ने हम दोनों को बहुत बुरा भला कहा और बहुत हंगामा भी किया। वो मुझे हमारी मोहब्बत याद दिलाने लगे, लेकिन अब मेरे दिल में उनके लिए कोई जज्बात नहीं थे। हम दोनों वहां से निकल गए। वाजिद अकेले रह गए थे और कुछ अरसे बाद हमें खबर मिली कि वाजिद ने अपने दफ्तर में किसी आदमी का गुस्से में कत्ल कर दिया है और अब वो जेल की सलाखों के पीछे है। अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर मैंने जो कदम उठाया था उसकी सजा मुझे मिल गई थी। अब आने वाली जिंदगी मुझे शायान के साथ गुजारनी थी।